That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर में हुए जघन्य आतंकी हमले की आंच बहुत तेजी से पाकिस्तान तक पहुंच गई। ऐसा होता भी क्यों न, सारे सबूत इसी ओर इशारा कर रहे थे। आईएसआई की शह पे बने लॉन्च पैड से घुसपैठ के सुराग थे, लाहौर के जौहर टाउन में पकाई गई आतंक की ईंटें थीं और अफगानिस्तान से ब्लैक में खरीदी गई M16 कार्बाइन राइफल्स थीं। सबकी स्क्रिप्ट लिखी गई रावलपिंडी में। लेकिन पाकिस्तान का आधार इस हमले के पहले ही हिल गया था। पूरा देश उबलती देगची पे रखा था, ऊपर से ढक्कन लगा था। अंदर सियासी बेकरारी और सूबाई बगावतें खौल रही थीं और जब भारत ने पहलगाम अटैक का आरोप लगाया तो प्रेशर वॉल्व उड़ गया। पूरी जली कुढ़ी बिरयानी दीवार पर छितराई हुई थी। कुछ चावल काले दिख रहे थे, एक काले चावल पे लिखा था आईएसआई। कुछ जले चावल पाक आर्मी चीफ की कहानी सुना रहे थे और दहकती हुई आंच कह रही थी कि एक कहानी और है। सवाल, क्या पाकिस्तान में फिर से एक और तख्ता पलट होने वाला है? कौन शहबाज शरीफ की पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहा है? और क्या शहबाज शरीफ अपने बड़े भैया नवाज शरीफ वाले कांड का शिकार होंगे? और पाकिस्तान का पुराना इतिहास क्या दिखाता है, क्या कहानी सुनाता है? इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid, Hire and Sensodyne K. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ताज़ा घटनाक्रमों पर आएं उसके पहले 11 मार्च 2025 का दिन याद कीजिए। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को बलोच विद्रोहियों ने हाईजैक कर लिया। 30 से ज़्यादा मुसाफिर मारे गए। आर्मी ने जवाब तो दिया, 33 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया और बचे हुए यात्रियों को छुड़ाने की घोषणा। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि ट्रेन छूटी कैसे, सवाल ये था कि ये हादसा रोका क्यों नहीं गया। इस हमले के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मजबूत कार्रवाई की अपील की, लेकिन सारा फोकस एक आदमी पर टिक गया, जनरल आसिम मुनीर। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वही जनरल आसिम मुनीर जिसे कुर्सी पर बैठने के बाद शहबाज शरीफ ने सेनाध्यक्ष बनाया था। कहते हैं कि इमरान को कुर्सी से सेना ने हटवाया और शहबाज को बैठाया, लिहाजा शरीफ परिवार ने कर्ज उतारा था। SLS और पैराबेन गॉन, तो इसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अब इस बैठक में मुनीर ने कहा कि हमें एक टफ स्टेट यानी कठोर राष्ट्र बनना होगा। ये जंग अब मुल्क के सर्वाइवल और आने वाले नस्लों की जंग है। सुनने में देशभक्ति लगती है, लेकिन डिक्शन बदलते ही मानी भी बदल जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने ये क्यों कहा, सवाल ये है कि किसको ये कहा। क्या ये एक इशारा था कि जो सिविल हुकूमत नहीं कर पा रही उसे अब फौज अपने हाथों में ले ले? मुनीर ने गवर्नेंस का जिक्र किया, सवाल उठाया, आखिर कब तक हम जान देते रहेंगे? मुनीर के बयान में एक वाक्य था, सॉफ्ट स्टेट नहीं चलेगा। पाकिस्तान की फौज एक ज़माने से सॉफ्ट स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही है, लेकिन जब ये बयान एक ऐसे वक्त पर आता है जब बलूचिस्तान में विद्रोह उठा हुआ था, तहरीके तालिबान पाकिस्तान फिर से सर उठा रही थी, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा भी पूरे कंट्रोल में नहीं थे, तो क्या ये एक रूटीन कमेंट था या फिर आर्मी चीफ के जहन में कोई और स्क्रिप्ट चल रही थी? जनरल की मंशा और साफ हुई 17 अप्रैल को।
ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में मुनीर ने भाषण दिया था। दर्शकों में पीएम शहबाज शरीफ और उनके मंत्री भी मौजूद थे। मुनीर ने वहां टू नेशन थ्योरी का दोबारा जिक्र किया, कहा कि हिंदू और मुसलमान हर चीज़ में अलग हैं, धर्म अलग हैं, रस्में अलग हैं, तहजीब अलग है, सोच और मंशा भी अलग है। दर्शकों को उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को ये बात याद दिला दो कि पाकिस्तान की कहानी कभी न भूलें। मुनीर की इस हाइपर इस्लामिस्ट जुबान को कैसे देखा जाना चाहिए? एक दफ़ा फिर पीछे चलते हैं। जनरल ज़ियाउल हक का, पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह, उनका जिक्र करते हैं जब उन्होंने भुट्टो का तख्ता पलट किया। वो कहानी आगे बताएंगे। तख्ता पलट करने के बाद ज़ियाउल हक पाकिस्तान की जनता से रूबरू हुए, 14 मिनट लंबा भाषण दिया। ज़िया ने कहा कि मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ वापस लगा दिया गया है। मैंने जो किया लोकतंत्र की हिफाजत और मुल्क की भलाई के लिए किया, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। 3 महीने बाद मैं चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की अपनी पोस्ट छोड़ दूंगा, जनता के हाथों चुने गए जनप्रतिनिधियों को सत्ता सौंप दूंगा। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, अगर इसे टिकना है, आगे बढ़ना है तो इसे इस्लाम के साथ ही रहना होगा। इसीलिए मेरा मानना है कि मुल्क में एक इस्लामिक सिस्टम होना चाहिए, हर चीज़ इस्लामिक तौर तरीके से होनी चाहिए। अब मुनीर भी ज़ियाउल हक जैसी बातें कर रहे हैं। मुनीर जानते हैं कि वो जंग मोल लेने की हालत में नहीं है। ऐसे में क्या मुनीर एक सीमित जंग का माहौल बना रहे हैं ताकि एक दुश्मन मुल्क को कोसने और एक सिविल सरकार को असफल साबित करने का मौका उन्हें मिल जाए? 22 अप्रैल को जब पहलगाम का हमला हुआ था तो स्वाभाविक इल्जाम पाकिस्तान पे लगा, सही भी था। इसके बाद सरहद पार से मिले जुले स्वर सुनाई दिए। जंग के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो पहले शख्स थे जिन्होंने पहलगाम हमले के निष्पक्ष जांच की मांग की थी। उनकी सरकार के मंत्रियों ने भी ये बात दोहराई। वो लगातार कह रहे थे कि कोई ऐसा देश पहलगाम हमले की जांच करे जो भारत और पाकिस्तान किसी के प्रति भी पक्षधर न हो। लेकिन आधिकारिक बयान में एक गड़बड़ी कर दी उन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए पहलगाम हमले की जांच की बात तो कही, वही शहबाज शरीफ वाली बात दोहराई। साथ ही भारत पर इल्जाम लगा दिया कि हमारी एजेंसियां जो हैं वो उनके देश में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके में इंसर्जेंसी को बढ़ावा दे रही हैं। वहीं 29 अप्रैल को पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने भारत के बारे में तमाम चीजें कहीं, बेतुके आरोप लगाए, सबूत की मांग की, लेकिन निष्पक्ष जांच की बात नहीं कही। जानकार बताते हैं कि मोहसिन नकवी का बयान देना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। हमने जब पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों को फ़ोन मिलाया और उन्होंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस समय पाकिस्तानी सेना का पूरा फोकस ये है कि भारत के साथ एक जंग हो जाए जिसकी आड़ में वो पश्चिमी देशों, चीन और मिडिल ईस्ट के देशों से फंडिंग प्राप्त कर सके। ऐसे में सेना शांति या जांच के फोरम पर बात नहीं करना चाह रही है। और उड़ती खबरों की माने तो पाकिस्तान के जो मंत्री हैं मोहसिन नकवी, वो जनरल आसिम मनीर के रिश्तेदार हुए। जानकार बताते हैं कि सरकार में सेना के प्यादे हैं और उनकी भाषा बोल रहे हैं, युद्ध चाह रहे हैं। सरकार के भीतर सेना की घुसपैठ का अंदाज एक और तथ्य से लगता है। 30 अप्रैल को खबर आई कि पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को वहां का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA किसका अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। माना जा रहा है कि इस कदम में भी सेना का हाथ है। लेकिन सेना ऐसा चाहेगी क्यों? जानकार बताते हैं कि इस समय पाकिस्तान की माली हालत पतली है और सब खेल पैसे का है। इसलिए अचरज नहीं होना चाहिए यदि सरकार में धीरे धीरे घुसती पाकिस्तानी सेना शहबाज शरीफ का तख्ता पलट दे। देखिए, पाकिस्तान में जिस प्रकार से अभी आंतरिक हालात चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि तख्ता पलट की शुरुआत हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता में और शासन में पिछले कई सालों से वहां की सरकार और आर्मी का चोली दामन का साथ रहा है। तो अभी जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव बना हुआ है, ये भी खबरें आ रही हैं कि कई बड़े जो सेना के ऑफिसर्स थे उन्होंने रिजाइन किया है, वो युद्ध नहीं चाहते हैं। नवाज शरीफ जो पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने भी शहबाज शरीफ को ये हिदायत दी, नसीहत दी कि आप कूटनीतिक तरीके से इस मसले का हल निकालें। और कभी कभार ये भी देखा गया कि असीम मुनीर भी गायब हो जाते हैं। और अभी जिस प्रकार से ISI
के हेड को आनन फानन में NSA बनाया गया है पाकिस्तान का, जो इतने सालों से पोस्ट खाली पड़ी थी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में पार्शियल कू हो चुका है। शहबाज शरीफ पब्लिक व्यू से गायब हो गए हैं और अब आर्मी जो है वो सीधे तौर पर ये पूरी सिचुएशन को डील कर लेना चाहती है। या फिर असीम मुनीर के भी जो पिछले कई बयान हैं, क्योंकि वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन अपनी रिटायरमेंट को बचाने के लिए उन्होंने भारत के खिलाफ उल जलूल बातें कही, जिसका नतीजा पहलगाम में होता हुआ नजर आया। तो अब वो सत्ता पर भी काबिज होना चाहते हैं और अपने राजनीतिक फायदे के लिए आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की बलि चढ़ा दी है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पाकिस्तान में हर दिन यही सत्ता का खेल चलता है। जनरल आसिम मुनीर के पुराने बयान, हालिया बयान और पाकिस्तान का पुराना इतिहास देखें तो संकेत कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की संभावित जंग में पाकिस्तान में नया निजाम खड़ा हो, जो फिर से तख्ता पलट के बाद आएगा या सेना के सपोर्ट से भी आएगा। इतिहास भी कुछ ऐसे ही संकेत देते हैं। दरअसल पाकिस्तान में साल 1958 से ही एक परिपाटी चली आ रही है। वहां के सेनाध्यक्षों ने सबसे पहले उसी हाथों पर अपने दांत गड़ाए हैं जिन हाथों ने खाना खिलाया और ताकत दी। साल 1958 में दही में जोरन डाला था जनरल अयूब खान ने। इस समय मेजर जनरल इस्कंदर अली मिर्जा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। 7 अक्टूबर के दिन उन्होंने देश में मार्शल लॉ लगा दिया, तत्कालीन फिरोज खान नून की सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने तब के आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक और प्रधानमंत्री का दर्जा दे दिया। इस्कंदर अली मिर्जा को लगा कि अब सब ठीक होगा, उनके हिसाब से होगा, लेकिन जनरल अयूब खान को मार्शल लॉ प्रशासक की जो उन्होंने पोस्ट दी थी वहां पर गलती कर दी थी। इस प्रशासक के पास मार्शल लॉ के तहत एग्जीक्यूटिव पावर्स आ गई थी। इस्कंदर अली मिर्जा की हैसियत बस नाम भर की और कुर्सी भर की रह गई थी। लिहाजा जनरल अयूब खान ने 27 अक्टूबर को अपना आखिरी दांव खेला। खुद को ही कुर्सी पर बिठाने वाले इस्कंदर अली मिर्जा को बर्खास्त करके देश निकाला दे दिया और खुद राष्ट्रपति बन गए। इस घटना के साथ पाकिस्तान में तख्ता पलट की और सरकार में सेना के हस्तक्षेप की परिपाटी शुरू हो गई। इसके बाद अगला तख्ता पलट हुआ साल 1977 में। प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो और सेनाध्यक्ष थे जनरल जियाउल हक, वही जियाउल हक जिनका कुछ देर पहले हमने जिक्र किया था। दोनों की आपस में नहीं बनती थी। इस साल पाकिस्तान में आम चुनाव भी होने थे। प्रगतिशील किस्म की राजनीति की वकालत करने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, वही जुल्फिकार अली भुट्टो वाली पार्टी यानी PPP, उनको चुनाव में जनता का समर्थन मिल रहा था। लेकिन लीगी और धार्मिक आधार पर चलने वाली पार्टियों ने मिलकर पाकिस्तान में एक संयुक्त मोर्चा बना लिया था। नाम था पाकिस्तान नेशनल अलायंस, PNA चुनाव में PPP को कड़ी टक्कर दे रही थी, लेकिन चुनाव में PNA बुरा हारी। उसने PPP पर चुनाव में धांधली के इल्जाम लगाए थे और पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन होने लगे। इन प्रदर्शनों का केंद्र थे मस्जिद और मदरसे, जहां से तकरीरें होती थीं। स्वाभाविक कारणों से ये PNA की पॉलिटिक्स को सूट भी कर रहे थे। प्रदर्शन इतना बढ़े कि PNA ने पाकिस्तानी आर्मी को चिट्ठी लिखकर मार्शल लॉ लगाने की दरखास्त कर डाली। पाकिस्तानी आर्मी इस ताक में बैठी हुई थी। जियाउल हक एक्टिव हुए, उनको बढ़िया मौका मिला हुआ था, क्योंकि बीच क्राइसिस भुट्टो जो है वो मिडिल ईस्ट की लंबी यात्रा पे चले गए थे। उनको सूचना मिली कि PNA शांति समझौते के लिए तैयार हो गया है। भुट्टो को जैसे ही वापस आए तो पता चला कि कोई भी समझौता नहीं होना है, अब गिरफ्तार होना है। वैसा ही हुआ। जियाउल हक ने भुट्टो और उनके मंत्रियों को बंदी बना लिया। मार्शल लॉ लगा। नए प्रेसिडेंट जियाउल हक। इसके बाद तख्ता पलट की अगली सफल कहानी लिखी गई साल 1999 में। किरदार प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ। मतलब आप जब प्रधानमंत्री जैसे पदों का जिक्र पाकिस्तान के संदर्भ में सुने तो इतना भर सोच लें कि कभी कभी वहां भी जमहूरियत की शक्ति का स्वांग सफलता से रच लिया जाता है। तो 99 में हुआ कारगिल युद्ध। जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को धोखे में रखकर कारगिल में पाकिस्तान सैनिकों की घुसपैठ करा दी।
पाकिस्तानी सैनिक मुजाहिदों का भेष धरकर आए थे ताकि पाकिस्तान पर युद्ध भड़काने के आरोप न लगे। बाद में नवाज शरीफ को पता चला तो शुरुआत में जरूर थोड़ा अचकचाए थे, लेकिन फिर आर्मी का साथ भी दे दिया था। पाक प्रधानमंत्री ने अपने जनरल पर भरोसा जमाया था, लेकिन भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। शिकस्त के बाद नवाज शरीफ और मुशर्रफ में खटपट हो गई, बातचीत बंद, चूल्हा अलग कर लिया गया। 12 अक्टूबर का दिन प्रधानमंत्री आवास पर अहाते में दो लोगों की चाय चल रही थी। एक तरफ थे नवाज शरीफ और दूसरी तरफ बैठे हुए थे खुफिया एजेंसी आईएसआई के डीजी जियाउद्दीन भट्ट, लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन भट्ट। चाय पर चल रही थी चर्चा। केंद्र में परवेज मुशर्रफ, जो खुद उस समय श्रीलंका के दौरे पे गए हुए थे। चाय के बीच में शरीफ ने भट्ट को कहा कि आपको अगला सेना प्रमुख बना रहे हैं। भट्ट तो खुश, लेकिन मुखबिरों ने यह सूचना दे दी परवेज मुशर्रफ को। बौखलाए हुए मुशर्रफ ने वापसी पाकिस्तान की ओर शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उनका प्लेन पाकिस्तान के एयर स्पेस में पहुंचा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बोल दिया कि प्लेन को पाकिस्तान से बाहर ले जाएं, घुसने की यहां इजाजत नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि उन्हें कहा गया कि पाकिस्तान से निकालकर अपने प्लेन को इंडिया के एयर स्पेस में ले जाएं। बहुत सारी थ्योरीज चलती हैं। फिर मुशर्रफ ने खुद एटीसी से बात की, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। फिर उन्होंने पायलट से कहा कि कराची के चक्कर लगाते रहो। इतनी देर में मुशर्रफ के वफादार सैनिकों ने एयरपोर्ट को और एटीसी टावर को घेर लिया। हार कर एटीसी को इजाज़त देनी पड़ी। विमान उतरा। मुशर्रफ ने अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है। कहा है कि उतरते टाइम विमान में सिर्फ 7 मिनट का ईंधन बचा हुआ था। अब असहज होने की बारी नवाज शरीफ की थी। मुशर्रफ के वफादार सैनिक शरीफ के घर में दाखिल हो चुके थे। उन्हें हिरासत में ले लिया गया। टीवी चैनल्स पे सेना का पहरा जमा दिया गया। रात होते होते चित्र साफ हो चुका था। नवाज शरीफ को पद से बर्खास्त कर दिया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। दिन का पहला तख्ता पलट असफल रहा था, लेकिन रात होते होते मुशर्रफ ने बाजी पलट दी थी। कुर्सी हथियाने के बाद उन्होंने संसद और संविधान को भंग कर दिया था एज ऑलवेज। अब आइए साल 2019 में एक और उदाहरण लीजिए। इस साल जो है समीकरण कुछ अलग था। तख्ता पलट नहीं हुआ था। सेना ने प्रधानमंत्री को हटवा दिया। साथ मिला आईएसआई का। इस बार केंद्र में थे इमरान खान। साल 2018 में इमरान ने छोटी मोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। पाकिस्तान की सेना का साथ मिला था, तो इमरान ने प्रधानमंत्री बनने के साथ सेना के चहेते लोगों को नियुक्ति देना शुरू कर दिया था। सेना जिसे कहती इमरान उसे ही मनमाफिक कुर्सी पर बैठा देते थे। ऐसे ही उन्होंने साल 2018 के उत्तरार्ध में तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख की कुर्सी दे दी थी। लेकिन आसिम मुनीर ने 8 महीनों के भीतर ही खटपट शुरू कर दी इमरान खान से। आईएसआई चीफ ने प्रस्ताव रखा, बुशरा बीबी की जांच करनी है। बुशरा यानी इमरान खान की पत्नी, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। इमरान ने मना कर दिया और आईएसआई चीफ को हटा दिया, लेकिन सेना को बुरा लग गया था। सेना लग गई आसिम मुनीर के पीछे, यानी उनकी बैकिंग में। इमरान के पास से सेना का समर्थन जो था वो गिरने लगा। तब इमरान ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को आईएसआई वाली कुर्सी दे दी, लेकिन सेना ने ये नहीं चाहती थी। सेना प्रमुख जो थे जनरल कमर जावेद बाजवा, वो फैज हमीद की जगह किसी और को आईएसआई चीफ बनाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान ऐसा नहीं करना चाहते थे। फौज के प्रेशर के बावजूद इमरान जो थे वो हमीद का जो नोटिफिकेशन था, उनको हटाने का नोटिस था, वो नहीं जारी कर रहे थे। वो चाहते थे कि हमीद उनके राजनीतिक फायदे के लिए काम करते रहें। लिहाजा सेना ने सरकार से एक कदम दूरी बना ली, विरोधियों को हवा दी। अप्रैल 2022 आया। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान की सरकार गिराई गई। फिर हुए तमाम उलटफेर और अब हैं इमरान जेल में। यानी आप इतिहास तो देख रहे हैं कि फौज वहां पे किसी की भी सगी नहीं है, जमहूरियत की भी नहीं, वजीरों की भी नहीं। तो क्या इतिहास से कुछ संकेत मिलते हैं? क्या है इतिहास से मिलने वाली सीख? सुनते हैं एक्सपर्ट से। देखिए, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो तो हमें आजकल ये हिस्ट्री ये सिखाया है कि ये लोग कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये बात है कि अब जो रूमर्स आ रहे हैं कि आसिम मुनीर से अगेंस्ट काफी लोग हैं, जो आर्मी के अंदर, मतलब आर्मी के बीच में भी है लोग जो चाहते हैं कि ये निकल जाए। तो उसके इमरान खान का प्रॉब्लम है, इसको इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, पॉलिटिशियंस का, जैसे आपने कहा पॉलिटिशियंस तो थोड़ा सा सॉफ्ट लाइन ले रहा है, ये तो बिल्कुल हार्ड लाइन ले रहे हैं। आज भी उनका स्पीच था उधर मंगला, स्ट्राइक कोर है वो सबसे इंपॉर्टेंट कोर है, वहां मंगला में उसने काफी वार्निंग दिया है।
तो हो सकता है, ये हो सकता है कि इस वाले सिचुएशन में जहां उसके आर्मी के अंदर प्रॉब्लम है, बाहर से प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, कि ये एक को लगाएगा, ये विद इट इज पॉसिबल। बट उसके साथ ये भी है कि उनका IMF लोन सब बंद, वो तो हमें याद रखना चाहिए। लेकिन ये वी हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग। पाकिस्तान तनाव से जुड़े कुछ और अपडेट्स सामने आए हैं। क्या ये अपडेट्स एक एक करके जान लेते हैं। पहला कि 30 अप्रैल को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 2 जगह फोन घुमाया, भारत और पाकिस्तान। पहला भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को और दूसरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को। विदेश मंत्री जयशंकर ने रूबियो से भारत का पक्ष दोहराया, कहा कि घुसपैठियों, सरपरस्तों और नक्शासाजों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। वहीं रूबियो ने भारत से कहा कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे ताकि दोनों देशों में तनाव कम हो और दक्षिण एशिया में शांति सुरक्षा बरकरार रहे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने बताया कि इस फोन कॉल पर रूबियो ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े होने की बात दोहराई। इस तरह के फोन कॉल्स कोई नई बात नहीं है। तनाव की स्थिति में देश एक दूसरे से इस तरह की अपील करते रहे हैं। 2016 में उरी हमले और 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी ऐसा हुआ था। 16 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से तनाव कम करने को कहा था। 19 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सुषमा स्वराज से भी तब भी संयम बरतने की अपील की थी। अब यह जानते हैं कि मार्को रूबियो की शहबाज शरीफ से क्या बात हुई थी। रूबियो ने शहबाज से पहलगाम हमले की निंदा करने की अपील की। आप जानते ही हैं कि शरीफ साहब ये अभी तक नहीं कर सके हैं, जांच वाच का ढोंग तो किया है, निंदा नहीं की है। खैर, रूबियो ने पाकिस्तान अधिकारियों से अपील की, हमले में जांच देने का सहयोग किया। अमेरिका के अलावा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले 2 दिनों में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC के 9 अस्थायी सदस्यों से बात की है। इन सदस्यों के नाम आप स्क्रीन पर लिखे देख सकते हैं। इसके अलावा सऊदी, कुवैत और कतर के विदेश मंत्रालयों ने दोनों देशों से संयम बरतने की भी अपील की है। अपीलों के समानांतर है न्याय का इंतजार भी। क्या होगा वो समय के पेट में है। बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खियां। पहली सुर्खी अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुई एक इकोनॉमिक डील से जुड़ी हुई है। ये 30 अप्रैल को दोनों देशों ने रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड पर साइन किया, जिसके तहत अमेरिका की पहुंच अब यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स तक होगी। बदले में अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा और देश के पुनर्निर्माण करने में मदद करेगा, साथ ही भारी निवेश भी करेगा। इस डील के तहत जो इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाएगा उसमें दोनों देश 50-50% के बेसिस पर निवेश करेंगे। बाद में कमाई का भी 50-50% दोनों के बीच बांटा जाएगा। वहीं इस डील के तहत दोनों के बराबर वोटिंग राइट्स भी होंगे। ये डील तब हुई जब एक तरफ रूस से जंग के बाद यूक्रेन में भारी तबाही मची हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिस कारण यूक्रेन को काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। तो दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन रूस यूक्रेन जंग में दी गई मदद के लिए बदले में उनसे पैसे की मांग कर रहा था। अमेरिका ने कहा था कि जंग की शुरुआत से अब तक वो यूक्रेन को $175 अरब से ज़्यादा का मदद दे चुका है। इसी की भरपाई ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल से करना शुरू की है और इसकी बिक्री से होने वाले कमाई में हिस्सेदारी भी वो चाहते थे, जो अब मिल रही है। अगली सुर्खी सीरिया से। यहाँ की राजधानी दमिश्क सनाया इलाका 30 अप्रैल को इजराइल ने ड्रोन अटैक किया एक मिलिटेंट ग्रुप पे। ये ग्रुप सरकार से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिन्होंने वहाँ के अल्पसंख्यक ड्रूज समुदाय के लोगों पे हमला किया था। ड्रूज समुदाय के लोग ज़्यादातर दक्षिणी सीरिया और इजराइल के गोलान हाइट्स में रहते हैं। इसके बाद सीरियाई विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम देश में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को खारिज करते हैं। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि इस हमले में सुरक्षा बलों के एक जवान की भी मौत हुई है, लेकिन इजराइल ने उन पर हमला क्यों किया है? कथित तौर पर ड्रूज समुदाय के एक मौलवी ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक टिप्पणी की थी, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसी के बाद वहां के अन्य समुदाय के लोगों ने ड्रूज लोगों पर हमला कर दिया था, जिसका साथ वहां के सरकार समर्थक लड़ाकों ने भी दिया। हालांकि बाद में उस मौलवी ने इससे इनकार किया कि वो पैगंबर पर टिप्पणी करने में शामिल नहीं था, ऐसा उसने कहा। इस ऑडियो का वहाँ के लोकल ड्रूज लोगों ने उनकी निंदा भी की है उसने, लेकिन ड्रूज समुदाय पर लोगों के हमले जारी रहे हैं।
तीसरी सुर्खी अमेरिका और ईरान से जुड़ी हुई है। 30 अप्रैल को अमेरिका ने ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स के अवैध व्यापार में शामिल 7 संस्थाओं पर बैन लगा दिया, जिसमें यूएई, टर्की और ईरान की संस्थाएं शामिल हैं। इसी के साथ 2 जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया है। ये तब हो रहा है जब 3 अप्रैल को अमेरिकी और ईरानी अधिकारी रोम में मिलने वाले थे। माफ़ करिएगा, 3 अप्रैल नहीं, 3 मई को ईरानी और अमेरिकी अधिकारी रोम और मिलने वाले हैं न्यूक्लियर डील की बातचीत को लेकर। अब तक ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में दोनों देशों के बीच इस पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, ओमान से लेकर रोम तक। लेकिन इस बातचीत से पहले ये अमेरिकी कार्रवाई ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाने के लिए की जा रही है। वहीं इस कार्रवाई पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के अवैध तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात को शून्य पर लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।